हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आई सिंप्लीफाइड। आज है 19 मार्च। आज है संडे की जितनी भी करंट अफेयर होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक कोर फैक्ट्स होंगे, वो मैं एक करंट अफेयर में डाल दूंगा। मेरा जो सोर्स है ऑलरेडी पीआईबी इंडिया, प्रेस इन्फॉर्मेशन एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया। एंड देन पीआईबी क्या होता है? पीआईबी बेसिकली ये होता है ना कि गवर्नमेंट की एक प्रेस विंडो होती है जिससे गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीज़ करना हुआ, कुछ डाटाज, कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ स्कीम्स, तो वो उसके थ्रू रिलीज़ करती है। तो आज है हमारा 19 मार्च। हम लोग आज के करंट अफेयर को देखेंगे। सोर्स हमारा पीआईबी, हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर हमारा पेनियार रिवर डिस्प्यूट। हालांकि पेनियार, जिसको आप पोनियार भी कह सकते हैं, वो रिवर बहुत दिन से डिस्प्यूटेड है, लेकिन हाल फिलहाल में ये फिर से न्यूज़ में है। ठीक है ना। द हिंदू में भी आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल इसके बारे में चर्चा की गई है। चर्चा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 3 महीने का डेडलाइन। गवर्नमेंट को डेडलाइन दिया गया था 3 महीने का, जिसमें गवर्नमेंट को बनाना था एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना। क्या बनाना था? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। देखिए, ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक तरीके का एक स्पेशल बेंचेस होता है। ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट जजेस, प्रोमिनेंट फिगर्स को लेके बनाया जाता है। उससे क्या होता है, उसको किसी एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, लड़ाई हैं, किस चीज़ को लेके, तो रिवर्स को लेके, वाटर को लेके, उसके अगेंस्ट में ये बनेगी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की डेडलाइन दी थी। एंड कौन से रिवर के लिए? तो पेनियार पर ये, पोनियार पर ये सब सेम है। ठीक है ना। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु जो है ना, वो वेट कर रहा है किसी भी फर्दर एक्शंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि अभी तक कोई लिया नहीं गया है। सबसे पहले हम समझते हैं 2018 में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं इस रिवर के बारे में। फिर इस रिवर के बारे में समझेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी समझेंगे, ये किस रिवर किस बैंक पे फ्लो करती है, कहाँ से निकलती है, सब समझेंगे। आपको इस करंट अफेयर के साथ बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी मिल जाएंगे। तो 2018 में तमिलनाडु ने एक लॉसूट फाइल किया था कर्नाटक गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तमिलनाडु ने फाइल किया था एक लॉसूट कर्नाटक गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनका कहना था कि बहुत सारे चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं जो वाटर को डाइवर्स कर रहे हैं रिवर के स्ट्रक्चर पे। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक डैम है, ठीक है। अब जैसे ये एक रिवर है जो फ्लो होकर के यहाँ से यहाँ तक आ रही है और ऐसे करके किसी स्टेट में फ्लो कर रही है। अब ऊपर साइड में जो स्टेट है जहाँ पे वो रिवर पहले आ रही है, वहाँ पे अगर इसको चेक डैम्स बना दिया जाए, वाटर को स्टोर किया जाए, वाटर को यूज़ किया जाए इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे जब वाटर को हिंडर किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, डाइवर्सन्स बनाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आगे वाले स्टेट अफेक्टेड हो जाता है, वहाँ वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। ठीक है ना। हालांकि कुछ असर पीछे वाले स्टेट पे भी पड़ता है। जैसे वाटर यहाँ पे अगर जमा हो जाए तो पीछे आसपास का एरिया खाली करना पड़ता है, फ्लड इफेक्टेड एरिया हो जाता है। लेकिन जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आगे वाले स्टेट को। तो यहाँ पे तमिलनाडु को दिक्कत हुआ कर्नाटक की वजह से। उनका कहना है जो पेनियार रिवर है उस पर डैम्स, चेक डैम्स क्रिएट किया जा रहा है, डाइवर्सन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है बाय कर्नाटक गवर्नमेंट। तो 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक लॉसूट फाइल किया था। अब नवंबर 30, 2019 को तमिलनाडु ने फिर से रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक ट्रिब्यूनल सेट कीजिए, जो हमारे और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है उसको फिनिश करना है हमें। ठीक है। और मिड दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को 3 मंथ का अल्टीमेटम दिया, 3 मंथ की लिमिटेशंस दी, बाउंड्री दी कि आपको 3 महीने में एक ट्रिब्यूनल सेट करना है और जो कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच का डिस्प्यूट है ना, उसको खत्म करना है। वाटर डिस्प्यूट इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिस्प्यूट यू कैन से बिटवीन द 2 स्टेट्स। अब देखिए, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। आर्टिकल 262 जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को सब्ड्यूट किया गया, साथ में ही रिवर बोर्ड एक्ट को, जो कि 1956 में डेवलप किया गया। ठीक है, ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि आखिर डिस्प्यूट्स है क्या। अब हम लोग पेनियार रिवर को थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसी रिवर को साउथ पेन्नार रिवर, दक्षिणी पिनाकिनी और पोनियार रिवर भी कहते हैं। आप देख सकते हो मैप में। ठीक है ना। ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। स्टेट कौन कौन सी कवर करती है तो आप देख सकते हो, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु।
अब देखिए कुछ जो बैंगलोर, जो कुछ कुछ शहर हैं जो उस पर बसी हैं, उसके बैंक पे बैंगलोर हॉजुर प्लांट में एक कुछ इशू हुआ था अभी कुछ देर पहले। कल ही के करंट अफेयर में हॉजुर की बात कर रहा था। आप मेरे को बताओगे करंट अफेयर में कि हॉजुर से क्या रिलेटेड है अभी रिसेंट न्यूज़ में। फिर तिरुवन्नामलाई एंड कुडालोर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि इस रिवर के बैंक पे स्थित हैं। अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु की जो एरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा कवर करती है पन्नूर और पोन्नियार रिवर, और उसके साथ साथ कर्नाटक एंड आंध्रा की कुछ स्पेशल एरियाज को क्रॉस करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी सोर्स कहाँ है, सोर्स जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी रिवर को पढ़ते हो तो सोर्स एंड ड्रेन आपको पता होना चाहिए। सोर्स इसकी नंदी हिल इन द चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड फ्लोज थ्रू तमिलनाडु बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, स्टार्ट होती है आपको नंदी हिल से जो कि आपको चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक पे, एंड वो फ्लो करते हुए तमिलनाडु में फिर बाद में एम्प्टी कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अगर हम पेनियार बेसिन की बात करें तो बाउंडेड है आपको नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ डिफरेंट रेंजेस से, कुछ ईस्टर्न घाट से लाइक वेलिकोंडा रेंज, द नगारी हिल्स एंड द जावादी हिल्स, द सेवरॉय हिल एंड चिट्टेरी हिल्स एंड द कलरायन हिल। तो ये सब कुछ हिल्स हैं, कुछ आपको वेरियस रेंजेज हैं जिससे वो बाउंडेड हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए पोन्नियार रिवर जो कि बाद में ड्रेन होती है आपको बे ऑफ बंगाल में, जावादी, सेवरॉय ब्रिज, सेवरॉय हिल, नीलगिरी बर्च हिल्स आप समझ सकते हैं। तो ये इससे बाउंडेड है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पोन्नियार रिवर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर पे। देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है ना, एक बहुत ही क्लाइमेट फ्रेंडली इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगी। अब देखिए नेट जीरो कार्बन एमिटर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो होती है कि हम जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं कार्बन एमिशंस के, जैसे कोयला हो गया, उसको कम से कम करेंगे। जीरो करना इज नॉट एन ऑप्शन। कोई भी डेवलपिंग कंट्री ये काम नहीं कर सकता है कि जीरो कर दे। हाँ, लेकिन एक काम कर सकता है, जैसे मान लीजिए कार्बन कहीं से इमिट हो रहा है, बहुत सारा कार्बन का इमिशन हो रहा है कहीं से, तो उसको कॉम्पनसेट करेंगे, सिक्वेंस्ट्रेट करेंगे कहीं और किसी और लोकेशंस में। तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने एक रिटन रिप्लाई में एक क्वेश्चन को रिप्लाई किया है लोकसभा में कि इंडियन रेलवे जो है ना वो अपने मिशन मोड में काम कर रही है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनने वाली है पूरी वर्ल्ड में, एंड ये नेट जीरो कार्बन इमिटर की तरफ 2030 में इसको बनाया जाएगा, किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। अब देखिए नेट जीरो कार्बन इमिटर मैंने आपको बता दिया कि ये फोकस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, ये फोकस करेगी वैसी एनर्जी सोर्सेज पे जो कार्बन कम इमिट करती है, ये फोकस करेगी अगर कार्बन इमिट भी होती है तो कहीं ना कहीं इसको सिक्वेंस्ट्रेट करके कहीं ना कहीं इसको कॉम्पनसेट किया जाए, कार्बन क्रेडिट पे किया जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी इनिशिएटिव ली गई है किस चीज़ के लिए, तो कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, जैसे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज बहुत सारी ली गई है। एक टेक्नोलॉजी आपको हॉग टेक्नोलॉजी, HOG। देखिए बेसिकली हॉग का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपको साइंस एंड टेक में पढ़ना है इसको, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ट्रेन क्या होता है ना, ऊपर एक ओवरहेड लाइन होता है, ओवरहेड लाइन OHL होता है, जिससे एक पेंटोग्राम अटैच्ड होता है और ट्रेन पूरी की पूरी उससे रन करती है। आप देखे होंगे पहले कोयले वाली ट्रेन चलती थी, अब एक इस तरीके का एक आर्म से लेके पेंटोग्राम कनेक्टेड होता है ट्रेन से और ऊपर से ओवरहेड लाइंस होता है। नॉर्मली ये केबल 750 वोल्ट का होगा एंड आप एक चीज़ समझिएगा, इससे ये इलेक्ट्रिकल सब्सटीट्यूट लेता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जितने भी जैसे मान लो एक होटल लोड होता है ट्रेन के अंदर, होटल लोड कहने का क्या मतलब हुआ, वैसे लोड्स जो एयर कंडीशनिंग, लाइट्स, फैंस और पेंट्री चलाने के काम आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से लेकर के ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन से, और ये जो कि पेंटोग्राफ, इसको पेंटोग्राफ कहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी लेके ये चलाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बहुत टेक्निकलिटी में नहीं घुसते, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो पावर सप्लाई है ओवरहेड केबल का वो लगभग 750 वोल्ट का होता है। यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर काम होता है कि वो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को स्टेप डाउन करके वो अंदर में एप्लायंसेस के लिए यूज़ करेगा। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंड ऑन जनरेशन EOG थी, अब आ गई HOG। पहले थी इंड ऑन जनरेशन। मतलब क्या हुआ, इंड ऑन जनरेशन में कहने का मतलब हुआ कि ट्रेन में जितने होटल लोड्स थे, होटल लोड कहने का मतलब एयर कंडीशनिंग लोड, फैंस एंड पेंट्री, इसको इलेक्ट्रिसिटी तो
बड़े बड़े डीजल जनरेटर से हम लोग यूज़ करते थे, मतलब जनरेटर्स का यूज करते थे। जनरेटर्स क्या होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए आपको चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जिससे पॉल्यूशंस भी होगा, ठीक है ना। तो HOG अब हम लोग यूज़ करेंगे हेड ऑन जनरेशन EOG के अगेंस्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हम लोग HOG यूज़ कर रहे हैं तो स्पेस कम ले रहा है, जनरेटर्स तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना। और HOG सिस्टम है ना, वो एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन से फ्री है। ये CO2 NOx इमिशन, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस को नहीं लाएगा, और इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडियन रेलवे। अच्छा, एक और टर्म कहा है उन्होंने कि यूज़ ऑफ स्टार रेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी AC पे 5 स्टार है, किसी AC पे 3 स्टार है। 5 स्टार AC में एश्योर किया गया है कि अगर ये 5 स्टार AC है तो ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कंजम्पशन कम करेगा इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन करने का रीज़न वजह एक है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे वायर्स, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं जो कि लॉसेस कम ऑफर कर रही हैं, ठीक है। अब चल लीजिए कुछ और स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई किया गया है टू नेट जीरो कार्बन इमिशंस के लिए। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कनेक्ट करना, ट्रांजिशन करना डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे, जो मैंने आपको बताया, इसी को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मॉडल कहते हैं। और प्रमोशन करना एनर्जी एफिशिएंसी को एंड एफॉरेस्टेशन को। देखिए, अगर आप मेरी करंट अफेयर देख रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थर्डली, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस नोट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, वो स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में कि हमको कार्बन मिशंस को जीरो करना है, वो भी रेलवेज में। रेलवे इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेप में चलेगी। पहली स्टेप में कंप्लीट ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की। मतलब क्या है कि जितने भी डीजल ट्रेन्स चल रहे हैं, जो जनरेटर ट्रेन्स चल रहे हैं, वो सबको रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन से। इलेक्ट्रिक ट्रेन कहने का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके चलाएंगे। प्रोग्रेस कब से कब तक होगा ये? 2023 तक, दिसंबर 2023 तक हम लोगों ने इस टारगेट को लिया है पहले स्टेप को। स्टेप 2 पे अगर हम मूव करेंगे तो पावर ट्रेन्स एंड स्टेशन प्राइमरली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जितने स्टेशन और पावर ट्रेन्स होंगे उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज वैसे सोर्सेज होते हैं जो हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, जो रिन्यू किए जा सकते हैं, जो डिप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये टारगेट ईयर आपको 2023 तक लिया गया है। अगर हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 8.2 गीगावाट 2030 तक हम लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। गोल्स है जिसमें से 91.5% मेट थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, और 8.2 गीगावाट में 91.5% हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना कहना आसान है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, कितना फिजिबल है। जैसे मान लीजिए शिमला में ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे तो सन तो मिलेगा नहीं ना हमें, तो वहाँ PV सेल हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ना, कुछ इलॉन्गेशंस होंगे, कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगे जो चेंज करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने 30,000 मेगावाट का गोल लिया है, एंड करेंटली 245 मेगावाट पर हम चल रहे हैं। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोक्योरमेंट, स्टेप बाय स्टेप गोल्स एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन रेलवे टुवर्ड्स द नेट जीरो कार्बन मिशन बाय 2030। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, ठीक है ना। चलिए, एक पोर्टल लॉन्च किया गया, बाल स्वराज पोर्टल। कौन सा पोर्टल? बाल स्वराज पोर्टल। आप देख सकते हो इसकी पोस्टर ये थी बाल स्वराज पोर्टल की। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कोविड केयर, कोविड-19। देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बाल स्वराज पोर्टल राज्यसभा में। अब आपको बताना है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है कौन अभी एट प्रेजेंट में, कमेंट सेक्शन में। बाल स्वराज पोर्टल जो है वो एक पोर्टल है। अच्छा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक पोर्टल एंड वेबसाइट का डिफरेंस क्या होता है। पोर्टल और वेबसाइट में डिफरेंस यही है कि पोर्टल के लिए डेफिनेट लॉगिन ID एंड डेफिनेट लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप इंटर कर सकते हो उस पोर्टल में। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ रही है, तो वो स्टूडेंट के पास लॉगिन ID एंड पासवर्ड होगा यूनिवर्सिटी की, और वो उसी वेबसाइट में लॉगिन कर सकता है। उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड जेंडर नहीं कर सकता है। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कोई डेफिनेट कोई एक लोग आकर के उसको लॉगिन कर पा रहे हैं, उनके पास क्रेडेंशियल्स है, दैट इज लॉगिन ID एंड पासवर्ड है, तभी वो इंटर कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको पोर्टल कहेंगे। वेबसाइट्स ओपन टू ऑल होगा, जैसे IRCTC वेबसाइट हो गई, जैसे PVR की वेबसाइट हो गई, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया NCPCR के द्वारा। NCPCR के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली NCPCR क्या है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम लोग NCPCR भी कहते हैं। ये एक जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी है जिसको फाउंड किया गया था 2007 में। कब किया गया था? 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके? पार्लियामेंट के कमीशन में के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005 के अगेंस्ट इसको लाया गया था, कि उसके एम्बिट में लाया गया था।
अब अगर हम लोग NCPCR की बात कर ले, जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी कहते हैं, उसको उन्होंने पाया इरेगुलेटरीज इन रनिंग इन 2 दिल्ली बेस्ड NGO, बहुत सारे NGO जैसे चलते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, उसको भी ये ख्याल रखा था। इनका एक बैक रिकॉर्ड है, जनवरी 2021 में इन्होंने दिल्ली के एक NGO पे इस तरह का फोकस किया था। अब देखिए NCPCR बेसिकली इसका राइट्स क्या है, ये इंडॉट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसके, तो बच्चों की और उनको सेफ गार्ड करने की, ठीक है ना। तो बेसिक इतना ही जानना है। अभी 2007 में इसको लाया गया था। अब देखिए इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया बाल स्वराज पोर्टल, और ये बेसिक क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा, डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसे चिल्ड्रन जिसको प्रोटेक्शन की नीड है, केयर की नीड है, उनके लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग पोर्टल की बात कर ले तो यहाँ 2 फंक्शंस है, कोविड केयर एंड सिस। कोविड केयर लिंक कैटर्स टू द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट ईदर ऑफ बोथ पेरेंट्स ड्यू टू COVID-19 और अदरवाइज पोस्ट क्राइसिस टू हेल्प द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। समझ लीजिए कुछ ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो अभी भी रोड स्ट्रीट पे हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं रहा COVID-19 में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया, वो अभी एकदम अनाथ हो चुके हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं, उनको ना खाने का पीने का कुछ नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन में है। तो उनको ट्रैक करेगा ये बाल स्वराज पोर्टल, ठीक है ना, डिजिटली। अब देखिए ये पोर्टल जो है ना, वो बेसिकली प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि हेल्प करेगा चिल्ड्रन को, जो ऐसे चिल्ड्रन को जो नीड में है, ठीक है ना। इनके लिए ओपन शेल्टर्स, काउंसलिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टी एडिक्शन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करेगा। और यह लॉन्च होगा अंडर ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर इसको स्पॉन्सर करेगी। जैसे मिशन वात्सल्य थी ना, उसके एम्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। मिशन वात्सल्य वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके एम्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में जान लेते हैं। यह एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम था जो कि लॉन्च किया गया था 2009 से 2010 के बीच में। किस चीज़ के लिए, तो सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी की बात कर लेते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स को NCPCR भी कहते हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। आपको इसकी मिनिस्टर बताना है, मिनिस्टर का नाम, ठीक है ना। तो ये था हमारा। अब हम लोग मूव करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक जॉब पोर्टल। मैंने पोर्टल के बारे में ऑलरेडी आपको बताया, जो इंश्योर करेगा कि 75% आपको लोकल्स को कोटा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर्स में। 75% रिजर्वेशन में लोकल्स को कोटा मिलेगा, ठीक है ना। 1 मिनट, आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कौन से किस पोर्टल के तहत। तो एक है आपको जर्निया योजन पोर्टल, जो कि बताएगी कि जितने भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके स्टेट में, वो रजिस्टर करेगी खुद को, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि 75% जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लोकल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में इन दैट स्टेट, ठीक है ना। और द पोर्टल विल एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल एंड मैन पावर एड टू कैंडिडेट लुकिंग फॉर देयर जॉब्स। तो उनका एश्योरेंस है कि 75% हमारे जो लोकल्स होंगे उनको ही मिलना चाहिए ये जॉब, ठीक है ना। इसके लिए जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको खुद से रजिस्टर करना पड़ेगा इस पोर्टल में। अब एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो यूज़ करेंगे पोर्टल को टू कंप्लाई विद द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 के तहत। ये एक्ट को लाया गया 2021 में, इसके तहत वो कंप्लाई करेंगे, इसके तहत वो रजिस्टर करेंगे खुद को, ठीक है ना। चलिए, अब एक नया वो है करंट अफेयर है, कमर्शियल बैंक फर्स्ट इन कतर। एक कमर्शियल बैंक है जो पहला है कतर में, जिन्होंने लॉन्च किया UPI रेमिटेंस सर्विसेज इन इंडिया। UPI रेमिटेंस सर्विसेज इन इंडिया। एक चीज़ तो आप जान लीजिए, इंडिया में UPI का क्रेज ना वर्ल्ड इवन अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ठीक है ना। एक पेमेंट इंटरफेस होता था ना, पेमेंट इंटरफेस गेटवे फीस हो गया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो गया, MDR हो गया, फिर एक गेटवे फी होता था, ठीक है ना। जैसे आप मास्टर कार्ड और वीज़ा यूज़ करते थे ना, तो एक जहाँ पे किसी पे को पे की पेमेंट तो वो 16 रुपये 20 रुपये इस तरीके से एज पर द गुड्स दैट यू हैव परचेज वैसे कट करता था। लेकिन जब से UPI आया ना या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया ना, तब से यह एक रिवॉल्यूशन ला दिया। रिवॉल्यूशन किस सेंस में ला दिया, इसके कहने के अकॉर्डिंग भाई अब तुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, बस तुझे इसको एक QR कोड रखना है, स्कैन रखना है और काम करना है। आप अभी इंडिया के किसी कॉर्नर, लेह लद्दाख में भी चले जाओ, वहाँ पे मैगी खाओ ना, मैगी खाओगे तो वहाँ भी QR कोड स्कैनर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पहुँच चुका है डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक डिजिटल बैंक है कतर का, उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च करेंगे वो UPI को रेमिटेंस सर्विस इन इंडिया, ठीक है ना। UPI के रेमिटेंस सर्विस ऑफ इंडिया में यूज़ करेंगे, इंडिया में लॉन्च करेंगे। इस डिसीजन के साथ क्या होगा, बैंक जो है ना वो पहला बैंक बना है कतर का जो ऑफर किया है ये सर्विस को। कस्टमर जो है यूज़ कर पाएंगे कमर्शियल बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिससे हम लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग UPI ID, ठीक है ना। अब ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होगा 60 सेकेंड में,
और अवेलेबल रहेगा 24/7 के लिए, ठीक है ना, मतलब 24/7 अवेलेबल रहेगा और 60 सेकंड में ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा। अब देखिए यूपीआई एक कन्वीनियंट पेमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है कस्टमर को ट्रांसफर मनी इन रियल टाइम, मतलब अभी पलक झपकते पेटीएम किया है ना। तो ये था हमारा करंट अफेयर फॉर टुडेज न्यूज़। और कतर याद रखिए, कतर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश में है, कतर चाहता है अपने आप को स्टैंड आउट करना, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। रीच आउट एक स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है, आप एक काम करो, पीआईबी वेबसाइट को लॉगिन करो, pib.nic.in। उसको लॉगिन करने के बाद क्या करना, डिफरेंट वेबसाइट्स के उसमें ड्रॉप डाउन्स आएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे क्लिक करना। आपको हर एक वेबसाइट्स के दिन भर में जितने भी रिसेंट अपडेट्स आते हैं वो मिलते रहता है, लेकिन ये पूरे दिन का काम होता है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरी करंट अफेयर देख लिया करो यार, ठीक है। अब देखिए रीच आउट स्कीम क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है अर्थ साइंस, अभी मिनिस्टर कौन है अर्थ साइंस के, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। उन्होंने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि रीच आउट को इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किस चीज़ के लिए, तो एक टर्म है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। अब देखिए रीच आउट का मतलब क्या होता है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसर्च करना है, एडुकेट करना है एंड ट्रेन करना है टू आउटरीच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 सब स्कीम्स होंगे इसके अंदर में, R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ साइंस, इसको RDAESS कहते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशिनोग्राफी होगा, इसको ITC ओशन कहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। ये प्रोग्राम किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए, किस चीज़ में, तो अर्थ सिस्टम साइंस में, DESK। याद रखिएगा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैनकाइंड इन अर्थ सिस्टम साइंस, जिसको डेस्क कहते हैं। और पहले हम लोग अर्थ साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। सपोर्टिंग वेरियस R&D एक्टिविटीज इन द थ्रस्ट एरियाज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस दैट आर थीम एंड नीड बेस्ड ऑफ दैट वुड हेल्प इन अटेनिंग द नेशनल गोल सेटअप इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को रेजुविनेट करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए इसको लाया गया है। इसको डेवलप किया जाएगा यूजफुल कोलैबोरेशंस के साथ, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ इसको कोलैबोरेट किया जाएगा, तो कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे, एडवांस नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, साइंस एंड टेक का भी ध्यान रखा जाएगा अर्थ साइंस में, एंड इस सर्विस से क्या होगा, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का तो ये रोल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के एक डे के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च, ठीक है ना। ये कल का न्यूज़ था, कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिली नहीं थी मुझे, तो मैं कुछ न्यूज़ को सेपरेट आउट करके रख लिया था। अब 4-5 न्यूज़ के लिए मैं करंट अफेयर क्यों बनाऊँ, इसलिए मैंने अगला दिन इसको डाल दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व किया गया ऑल ओवर इंडिया मार्च 18 एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल किया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है एक, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात कर ले तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो कौशिकपुर कोलकाता में, ठीक है ना। और ये कमेंस हुआ था मार्च 18, 1802 से। अब देखिए इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस इन फोर्ट विलियम। मैं आपको बताता हूँ 1699 या 1700 में इसको बनाया गया था टू फोर्टिफिकेशन। अब आपको एक बताना है, फोर्ट विलियम्स को कैप्चर किसने किया था, किस इंडियन रूलर ने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया था और किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में किया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस इन फोर्ट विलियम्स में कलकत्ता में बनाया गया इसको। बेसिक इसका क्या था, इसका मोटिव क्या था, तो एक्सपेंड करना उनके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल माइट को कंट्री में। ऑर्डिनेंसेस होंगे, अगर वेपन्स होंगे, वेपनरीज होंगे, तो वो आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली एज वेल एज देयर मसल्स पावर इन द कंट्री। देखिए ये क्या था ना, उस वक्त बिगिनिंग था आर्मी का ऑर्डिनेंस इन द कंट्री में, ब्रिटिश आर्मी का। ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया किस चीज़ को, तो गन पाउडर प्लांट को भी यूज़ किया था। कहाँ पे, तो ईशापुर में 1787 में। और उसके बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1791 में। अगर हम लोग कौशिकपुर और कोलकाता की बात कर लें तो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड गन कैरेज एजेंसी इन 1801 एंड प्रोडक्शन बिगन इन मार्च 1802। पहली इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात कर ले इंडिया में, तो ये एस्टेब्लिश किया गया एट द टाइम दे वेयर स्टिल फंक्शनल टुडे। तो जो पहला किया गया था वो अभी तक फंक्शनल है। आप समझ लीजिए उनकी चीज़ें कितनी स्ट्रांग होती थी। हालांकि उनके ईमान तो सही नहीं होती थी, बट हाँ होती थी, चीज़ें अच्छी होती थी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है, TCS ने अपॉइंट किया है के कृतिवासन को एज ए CEO एंड डेजिग्नेट। तो CEO तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है TCS, जो टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट किया है वेटरन के कृतिवासन। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दिस। इनको MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के पोस्ट को डेजिग्नेट किया गया है। कब से, तो मार्च 16, 2023 से।
इन्होंने रिप्लेस किया राजेश गोपीनाथन जी को, हु रिजाइन रिसेंटली, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। गोपीनाथन ने कंप्लीट किया है 6 साल का सीईओ का पोस्ट एंड वाज रीअपॉइंटेड एज सीईओ टिल 2027, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर ले इससे पहले के कृति श्रीवास्तव जो सर्व कर रहे थे प्रेसिडेंट एंड द ग्लोबल हेड ऑफ बीएफएसआई बिजनेस ग्रुप टीसीएस की, तो याद रखिएगा ये टीसीएस के ही मेंबर थे। ये पहले ग्लोबल हेड ऑफ बीएफएसआई बिजनेस ग्रुप को लीड कर रहे थे जब प्रेसिडेंट, तो आप देख सकते हो इनका हंसता हुआ चेहरा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ फेस्टिवल पे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको फेस्टिवल्स देखने को मिल जाएगा। तो एक आपको बुमचू फेस्टिवल, ठीक है ना। कोई अगर सिक्किम से मेरे करंट अफेयर देख रहे हो, हालांकि भी देख तो रहे नहीं होगे, आई नो ऑडियंसेस आर वेरी लेस फॉर मी, लेकिन ठीक है। बुमचू फेस्टिवल जो है ना वो एक फेस्टिवल है सिक्किम, मेजरली सिक्किम की फेस्टिवल है, और इसको हम लोग कुंभ मेला भी कहते हैं सिक्किम का, सिक्किम के कुंभ मेला से भी इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बुमचू एक तरीके का टास्क हाइडिंग होली वाटर वेस्ट रिचुअल है, एक रिचुअल है जहाँ पे इसकी एक यूनिक इंपॉर्टेंस होकर आता है ओकेजन, जहाँ पे ट्रैवलर्स जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। साथ में याद रखिएगा टास्क हाइडिंग होली वाटर वेस्ट रिचुअल है एक ये एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है सिक्किम में, और इसको हम लोग कुंभ मेला भी कहते हैं। सिक्किम का कुंभ मेला से इसको एनालॉग करते हैं, एनालॉगी लेते हैं। और तास हाइडिंग मॉनेस्ट्री है जो सिक्किम में, वो होस्ट करता है वो एनुअल बुमचू फेस्टिवल एवरी ईयर। तो तास हाइडिंग जो मॉनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, वो इसको लॉन्च करता है। तो आप इस क्वेश्चन को हिस्ट्री के बैकग्राउंड से पर्सपेक्ट से भी देख सकते हो, बुद्धिज्म के पर्सपेक्ट से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15th ऑफ द डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के 15 दिन में। और साथ में ही किस कैलेंडर को फोकस करता है, तिब्बतन कैलेंडर को ये फोकस करता है। मंथ कब हो सकता है, फरवरी या मार्च हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग वूम का मतलब क्या होता है, यह इसका मतलब होता है कि पॉट और वेस बर्तन, एंड चू मीन्स वाटर। भूमचू एक फेस्टिवल है जहाँ भू मतलब होता है पॉट एंड चू मतलब होता है पानी। इसका मतलब पॉट ऑफ सेक्रेड वाटर, एक ऐसा पॉट, एक ऐसा मेटल, एक ऐसा वेस जो कि बहुत ही शुद्ध पानी सेक्रेड वाटर से भरी है, ठीक है ना। और ये जो लैंग्वेज है तिब्बतियन लैंग्वेज के टर्म में इसको रेफर किया गया है, तिब्बतियन माइथोलॉजी में रेफर किया गया है। अब जो डिवाइन वेस है वो एसोसिएटेड है किससे, मेमोरी ऑफ पद्मा संभवा और गुरु रिनोपचे थे, या फिर उनको पद्मा संभवा भी कहते हैं, उनके मेमोरी से रिलेटेड है। और ये माना जाता है कि ये फील्ड वाटर जो है जो फील्ड वाटर है उसको लाया जाता है रैथोंग रिवर से, और इसको रखा जाता है मॉनेस्ट्री में। कितना पायस एंड कितना प्योर चीज़ है ना। और इस जो वाटर वाला पॉट है जिसको हम लोग कहते हैं भूमचू, वो उसको लाया जाता है पब्लिक के सामने भी इसको लाया जाता है जब ये फेस्टिवल स्टार्ट होती है। और कुछ इट कंटेन्स चेक्ड बाय द लैम्प्स, ठीक है ना। अब ये बिलीव किया जाता है कि क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन एन इंडिकेशन हाउ सिक्किम विल फेयर इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब समझिए जैसे क्वालिटी होगी वाटर की बेस में, जैसी क्वांटिटी होगी उस तरीके से ये इंडिकेट किया जाता है कि कैसे सिक्किम जो है ना इस साल में अपने आप को सर्वाइव करेगी, कैसे वो चलेगी, ठीक है ना। तो देखिए कितना ट्रेडिशनली कितना सुंदर चीज़ है ना, आप सोच के देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। एंड अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट वाकई सही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। मेहनत करता हूँ सुबह शाम, मतलब लगना पड़ता है करंट अफेयर बनाने में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, अपने फैमिली में शेयर करो। और कंटेंट अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम ISP सिंप्लीफाइड, ठीक है।